हिट की जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। जी हां, 11 महीने में पहली बार हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर ऐसा भीषण हमला किया है जिसने पीएम नेतन्याहू को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इजरायली सेना पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है जिसमें 22 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन अरबाइन, मारे इजराइल के 22 सैनिक। महज 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर ऐसा खूंखार और बेरहम हमला किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के होश फाख्ता हो गए हैं। इजराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह तेल अवीव के पास इजरायली सेना के गिलॉट बेस को तबाह कर सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजराइल के 22 सैनिकों को मार डाला है। लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल ने हिजबुल्लाह और यूरोप के अपने सूत्रों के आधार पर जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल के दावों के मुताबिक इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 2 चरणों में हमले किए हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे किया है। अल मयादीन टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस बार ऑपरेशन अरबाइन के तहत इजरायली सेना पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर इजरायली सेना के गिलॉट बेस और ईन शेमर एयरबेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने हमले के पहले चरण के तहत इजराइल की खुफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक शुरू में हिजबुल्लाह ने अंधाधुंध रॉकेट से इजरायली बेस पर हमले किए, जिसमें से ज्यादातर रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने तबाह कर डाला। हिजबुल्लाह का दावा है कि ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि आयरन डोम की प्रतिरोध की क्षमता को खत्म किया जा सके। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के गिलॉट बेस पर दूसरे चरण का खौफनाक हमला किया। हिजबुल्लाह ने अचानक सैकड़ों ड्रोन से इजरायली बेस पर हमले कर दिए। ड्रोन का हमला इतना तेज था कि गिलॉट बेस में बैठे इजराइल खुफिया यूनिट 8200 के सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। अल मयादीन टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों की वजह से इजराइल के 22 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 74 इजरायली सैनिक बुरी तरह से जख्मी हैं। الحرب لا يغير موقفنا. نحن من البداية قلنا أننا نساند غزة، وعادة إذا حصل حرب في أي مكان في العالم المفروض أن المعالجة تكون بانتهاء الحرب. इजराइल ने कल ही दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर भयंकर हवाई हमले किए थे। इजराइल के इस हवाई हमले में 15 बार एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह पर की गई थी। इजराइल ने इस हमले के बाद दावा किया था कि उसके हमले में दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर मारा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल के इतने बड़े दावे के महज 10 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास मौजूद इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर डाला है। हिजबुल्लाह इस हमले को लेकर और क्या दावे कर रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन अरबाइन, मारे इजराइल के 22 सैनिक। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक ऑपरेशन अरबाइन इजरायली सेना के लिए काल साबित हुआ है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने महज एक ही हमले में इजराइल के 22 सैनिकों को जहां मारने का दावा किया है, तो वहीं 74 सैनिक घायल करने का भी दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपने टॉप कमांडर हज मोहसिन उर्फ फऊद शुकर की हत्या का बदला इजरायली सेना से ले लिया है। कमांडर फऊद शुकर को 30 जुलाई को बेरूत में एक मिसाइल हमले से इजराइल ने मार दिया था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मुताबिक ऑपरेशन अरबाइन के तहत तेल अवीव से 40 किलोमीटर और लेबनान से 75 किलोमीटर दूर
इजरायली सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है, जो लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रही थी। इजरायली सेना भी मान चुकी है कि महज 12 घंटे के अंदर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने अल जलील पैनहैंडल को निशाना बनाया है। पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के ज़ैब्किन कलेले के बाहरी इलाके रशाया अल फकर और येटर पर हवाई हमले किए हैं, जबकि एक इजरायली टैंक ने कफर चौबा अल खियाम पर भयंकर हमले किए हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने अल वजानी पर भी हमले किए हैं। לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. हिजबुल्लाह को कमजोर समझना शायद इजरायली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। इजरायली सेना बेशक गाजा के साथ साथ लेबनान पर घातक हमले कर रही हो, लेकिन खुद इजराइल के टॉप सैन्य अफसर चेतावनी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हमास समझना इजरायली सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है। हम आपको इजराइल के इजरायली रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक के बयान और चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के सफाये के चक्कर में कहीं इजराइल का ही सफाया ना हो जाए। रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लेबनान से सीधी और बड़ी जंग इजराइल ने की तो हिजबुल्लाह इजराइल के तेल अवीव गुशदैन को तबाह कर सकती है। इजरायली जनरल ने यहां तक कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान के साथ युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इजरायली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है। इजरायली चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली जनरल ब्रिक ने यहां तक कह दिया कि हिजबुल्लाह पर हमले का झूठा प्रचार बंद करें, क्योंकि इजरायली सेना काफी छोटी है। इजरायली सेना के पास सिर्फ 6 डिवीजन है, जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है। ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुल्लाह से सीधी जंग इजरायली सेना की 6 डिवीजन नहीं कर पाएगी और लेबनान युद्ध इजराइल के वजूद पर बहुत भारी पड़ सकता है। इजरायली जनरल यित्ज़हाक ब्रिक खुल्लम खुल्ला इजरायली टीवी चैनल पर इजरायली सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह की जबरदस्त सैन्य क्षमता। इजरायली सेना खुद मानती है कि हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। हमास के विपरीत हिजबुल्लाह के पास शक्तिशाली मिसाइलें और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है, जिनकी संख्या वॉशिंगटन में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 लाख तक है। हिजबुल्लाह की 2 लाख मिसाइल और रॉकेट इजराइल के शक्तिशाली एयरफोर्स और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। והעקרונות הללו, אני חוזר ואומר, תואמים את מתווה ה-27 במאי שזכה לתמיכה אמריקנית. אני מבקש שוב להדגיש, החמאס עד לרגע זה דבק בסרבנותו, או אפילו לא שלח נציג לשיחות בדוחה. ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר, ולא לממשלת ישראל. जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज किए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه
القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيوجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيوجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. इस हफ्ते इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक नेतन्याहू सरकार ने हिजबुल्ला जंग के लिए अतिरिक्त 50,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने को मंजूरी दे दी है। इजरायली सेना ने लेबनान में बमबारी कर हिजबुल्ला के कई वरिष्ठ कमांडरों को मार गिराया है। इसके बावजूद हिजबुल्ला के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायली सैनिक जल्द ही लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्ला को जड़ से खत्म करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल जिस तरह से हिजबुल्ला ने इजराइल के 22 सैनिकों को मारने का दावा किया है, उससे साफ हो गया है कि अब हिजबुल्ला और इजराइल में बेहद खूनी जंग जमीन पर शुरू हो जाएगी। क्या पुतिन पूरे नेटो को खंडर बनाने का दम रखते हैं? ऐसा क्या हुआ है कि पुतिन के तेवर और ज्यादा कड़े हो गए हैं? क्योंकि कुर्स्क से पोक्रोस तक रूसी सेना हावी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूस के अंदर ऐसा भीषण हमला किया है कि पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। खबर आ रही है कि यूक्रेन ने रूस को उत्तर कोरिया से मिली मिसाइलों को उड़ा दिया है और इस हमले के बाद से पुतिन ने नेटो को साफ धमकी दे दी है कि अब रूस नेटो को खंडर बना देगा। मारी गई पुतिन की कोरिया मिसाइल, अब खंडर होगा नेटो। $930 दिन से ज्यादा की जंग में यह हिसाब लगा पाना मुश्किल है कि पुतिन के रूस को कितना नुकसान हो चुका है। 930 दिन से ज्यादा की जंग में यह बता पाना बेहद कठिन है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस से इतनी लंबी जंग कैसे लड़ पा रहा है। 930 दिन की जंग में अब ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए क्या नेटो देशों को खंडर बनाने जा रहा है। आखिर पुतिन उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिली मिसाइलों की तबाही से इतना ज्यादा क्यों बौखला गए हैं? कि वो अब कई नेटो देशों को तबाह करने का ऐलान कर रहे हैं। पुतिन ने अचानक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड पर सीधे हमले की तैयारी क्यों शुरू कर दी है? Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие. लंबी दूरी की मिसाइल से रूस पर हमले की तैयारी। इधर पिछले 72 घंटे में रूसी सेना ने कुर्स्क से लेकर पोक्रोस्क तक यूक्रेनी सेना को धूल चटा दी है। रूसी सेना का दावा है कि उसने कुर्स्क में 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत नेटो देशों को बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन की ओर से लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला होता है तो इसका मतलब होगा नेटो का युद्ध में शामिल होना। पुतिन ने कहा है कि अगर नेटो इस युद्ध में शामिल होता है तो रूस की ओर से भयंकर जवाब दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि पुतिन को उत्तर कोरिया और ईरान से घातक मिसाइलें मिलने के बाद से ज़ेलेंस्की नेटो देशों से लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहे हैं। हाल ही में जब रूस को ईरान से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के मिलने की खबरें आईं, तो माना जाने लगा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें नेटो से मिलने जा रही हैं।
इधर रूसी सेना को एक बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 48 घंटे के अंदर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सेना ने उत्तर कोरिया के हथियारों और मिसाइलों से भरे एक रूसी मिसाइल डिपो पर हमला किया है। दावा किया गया है कि गोला बारूद और मिसाइलों से भरे डिपो को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर डाला है। यूक्रेनी सेना का यह हमला वोरोनिश क्षेत्र के सोल्तेस्को में एक गोला बारूद डिपो पर हुआ है। इस हथियार डिपो में रूस को उत्तर कोरिया से मिली मिसाइलें रखी थी जो तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेनी सीमा से 110 मील दूर वोरोनिश में यूक्रेनी हमला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जवाब में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में अपनी तोपों से हमला किया है, जिसमें रेड क्रॉस के 3 कर्मचारी मारे गए हैं। इधर यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के पिछले 24 घंटे में 1270 सैनिकों को मार डाला है, जबकि 73 तोपखानों को तबाह कर दिया है। यहां तक कि एक रूसी जेट को नष्ट करने का भी दावा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने कुर्स्क से लेकर पोक्रोस्क तक खूनी गदर मचा रखा है। हालात ये हो गए हैं कि जहां रूसी सेना के हमलों की वजह से कुर्स्क से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोक्रोस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जंग चल रही है। कुर्स्क में जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को 10 मोर्चों से भगा दिया है, तो वहीं पोक्रोस्क में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से हार रही है। पोक्रोस्क रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बेहद अहम शहर है, लेकिन अब रूस किसी भी वक्त पोक्रोस्क पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार मांग कर रहा है कि उसे रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यूक्रेन को एमराम मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। इधर जब से पुतिन को पता चला है कि यूक्रेन को नेटो देश लंबी दूरी की घातक मिसाइलें देने जा रहे हैं, उसके बाद से पुतिन ने नेटो के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी देश तथ्यों को घुमा फिरा कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा कि कीव शासन को रूसी क्षेत्र पर हमले करने की अनुमति दी जाती है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या नेटो जंग में सीधे तौर पर शामिल होगा। पुतिन ने दावा किया है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने में यूक्रेन की सेना सक्षम नहीं है, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए खुफिया जानकारी की जरूरत होगी, जो कि यूक्रेन के पास नहीं है। ऐसे हालात में केवल यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी सैटेलाइट ही इस तरह की जानकारी दे सकते हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन की ओर से लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला होता है, तो साफ तौर पर यह माना जाएगा कि नेटो इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो गया है। और अगर ऐसा होता है तो इससे जंग पूरी तरह से बदल जाएगी। पुतिन ने कहा कि अगर नेटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देते हैं और उससे रूस पर हमला होता है, तो ये माना जाएगा कि वो रूस के साथ सीधे तौर पर जंग कर रहे हैं। और ऐसे हालात में रूस नेटो से सीधी और बड़ी जंग जरूर करेगा। जरा पुतिन के साथ मौजूद इन राष्ट्र प्रमुखों को गौर से देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो रूस के साथ मरते दम तक साथ देने का वादा कर चुके हैं। इसमें बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट टोकायेव, किर्गिस्तान के सादिर झापारोव, आर्मीनिया के निकोल पशिनियान, उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव और क्यूबा के मिगुएल डियाज कैनेल मौजूद हैं। ये जंगी टीम मॉस्को में पुतिन के साथ बड़े युद्ध की तैयारी में जुटी है। 2.5 साल से ज्यादा लंबी जंग में रूस अब यूक्रेनी सेना पर बहुत भारी साबित हुआ है। यूक्रेन के डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसान, लुहांस्क और जापोरिजिया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर आईएसडब्ल्यू का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को कंट्रोल कर चुका है। यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है। Now we hear that your long-range policy has not changed, but we see changes in the ATACMS, Storm Shadow and Scalps, a shortage of missiles and carburation, and this applies even to our territory, which is occupied by Russia.
including Crimea. We think it is wrong that there are such steps. We need to have this long-range capability not only on the occupied territory of Ukraine, but also on the Russian territory. न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।